नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने वाले हैं वित्तीय आपात की। यानी आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वित्तीय आपातकाल की। हम लोग चर्चा कर रहे थे आपातकाल, और आपातकाल में आपने पढ़ा अब तक कि 3 तरह के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, उसके बाद आपने पढ़ा संवैधानिक आपातकाल या राज्य आपातकाल या राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और अब हम चर्चा करने वाले हैं अनुच्छेद 360। यह है आर्टिकल 360 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आइए चर्चा करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात। हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? वित्तीय आपात की। वित्तीय आपात, ठीक है। और यह है आर्टिकल 360 में इसकी चर्चा की गई है कि वित्तीय आपातकाल कैसे लगाया जा सकता है, क्या होता है वित्तीय आपातकाल। देखो, इसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाता है। और अगर हम चर्चा करें ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन, ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा के आधार, उद्घोषणा का आधार, तो इसके लिए कुछ खास आधार नहीं है। सिर्फ एक आधार कि देश का जो वित्तीय साख है उस पर संकट हो। क्या हो? जो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो हमारी फाइनेंशियल क्रेडिट है, वो क्या हो? वो एंडेंजर्ड हो। हमारे फाइनेंशियल क्रेडिट पर क्या हो? संकट हो। हमारी जो साख है वह साख खतरे में है, और फाइनेंशियल क्रेडिट अगर हमारी खतरे में एंडेंजर्ड है तो हम क्या कर सकते हैं? 360 लगा सकते हैं। बोलो, क्लियर है बात? तो लिख लीजिए इसमें भारत की भारतीय वित्तीय साख। वित्तीय साख का मतलब है फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी क्या हो? इस पर संकट हो। हमारी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे क्या हो? संकट हो। हमारे फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे क्या हो? तो इस पे अगर कोई संकट है तो ये हम लगा सकते हैं। बोलो, क्लियर है? ये हम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं अगर हमारे फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे क्या हो? कोई संकट हो। ठीक है। हाँ, ऐसा लगता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या हमारी जो क्रेडिट है, अगर उसे कोई खतरा हो या उसे कोई थ्रेटेंड हो तो हम इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बोलो, क्लियर है? ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कहा गया था कि 360 में राष्ट्रपति का जो समाधान है फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी लगाने पर वह फाइनल है, लेकिन उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो इस पर एक बात और देख लीजिएगा, कहते हैं द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इम्पोज financial emergency shall be final. The
the satisfaction of president the satisfaction of president in declaring a financial emergency shall be final. क्या कह दिया कि राष्ट्रपति का वित्तीय आपात लगाने के संदर्भ में जो समाधान है वह समाधान अंतिम होगा, वह समाधान क्या होगा? अंतिम होगा एंड नॉट क्वेश्चनेबल, इन एनी ग्राउंड। क्या होगा? नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट, ऑन एनी ग्राउंड। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। हिंदी में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का वित्तीय आपात लगाए जाने के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति का वित्तीय आपात लगाए जाने के संदर्भ में समाधान अंतिम होगा, उसे किसी भी अदालत में, किसी भी आधार पर, किसी भी अदालत में, किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती। उसे क्या नहीं कर सकते हम? तो उसे किसी भी आधार पर, किसी भी कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उसका जो ये समाधान है वह फाइनल है। ये हमने लिखा था 38वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, लेकिन अभी क्या किया हमने? तो अभी हमने इसे समाप्त कर दिया है। 44वें संविधान संशोधन से हमने ये कह दिया कि ये नॉट द बियॉन्ड ऑफ जुडिशियल रिव्यू, but by the 44th CAA, by the 44th Constitution Amendment Act ठीक है 1978 किससे? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से हमने क्या इंप्लाई किया
तो वी implying that the satisfaction of implying that the satisfaction of president is not beyond the judicial review। क्या कहा कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से यह तय किया, यह बताया हमने कि भारत के राष्ट्रपति का जो समाधान है वह जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है। तो लिख लीजिए इस बात को भी। चवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अब 360 के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति का समाधान न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनराविलोकन परे नहीं है, न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। क्या नहीं है? तो उसका जो समाधान है वह न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या है और पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ साथ इसका ड्यूरेशन क्या है। तो अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। देखो देखो संसदीय अनुमोदन के बिना 2 माह की अवधि तक जारी रहेगा। बिना संसदीय अनुमोदन के कितना दिन जारी रहेगा? केवल और केवल 2 महीना जारी रहेगा, यानी 2 महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। क्या जरूरी है? संसदीय अनुमोदन आवश्यक है, यानी पार्लियामेंट द्वारा पास होना चाहिए। ठीक है। कैसा अनुमोदन आवश्यक है? संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। आपने देखा होगा कि आर्टिकल 352 में 1 महीना, 56 और 60 में 2 महीना, 52 में 1 महीना, 56 और 60 में 2 महीना।
अच्छा, लोकसभा डिसॉल्व वाला जो नियम था कि अगर लोकसभा डिसॉल्व कर जाए तो क्या करेंगे, तो लोकसभा के डिसॉल्व वाला जो लॉ है वो एज इट इज है। यानी लोकसभा अगर डिसॉल्व कर जाए और राज्यसभा ने इसे अपना समर्थन दे दिया है तो नई लोकसभा के गठन से लेकर 30 दिन तक चलेगा। तो वही नियम है जो 352 और 356 में है, एज इट इज, कि नई लोकसभा के गठन से पहली बैठक से लेकर 30 दिन की अवधि तक उसे पूरा करना होगा। जो अंतर है मूलतः उस अंतर को समझिए, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो अंतर है वो अंतर ये है कि इसको सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी फ्रॉम बोथ हाउसेस, फ्रॉम बोथ हाउसेस। इसे साधारण बहुमत चाहिए जबकि उन दोनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता थी। तो इसका क्या होगा, साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन, साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन। ध्यान दीजिएगा, तीनों में अंतर पूछता है, तीनों में जब भी अंतर पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि 352 और 356 के लिए विशेष बहुमत चाहिए जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होता है। यहां पर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50+1। क्या चाहिए, प्रेजेंट और वोटिंग का 50+1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, आफ्टर पार्लियामेंट्री, आफ्टर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, हाँ, कैन कंटिन्यू टिल अनसर्टेन टाइम। एक बार अगर अप्रूवल हो गया तो बार बार, जैसे उसमें 352 और 56 में था कि आपको हर 6 महीने पर या 1 साल पर एक्सटेंशन के लिए अनुमोदन चाहिए, तो यहां आवश्यकता नहीं है। एक बार अनुमोदन के पश्चात, एक बार संसदीय अनुमोदन के पश्चात, अनुमोदन के पश्चात अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है। एक बार अनुमोदन के पश्चात क्या हो सकता है, अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, यानी कहीं किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसको बीच बीच में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो अंतर क्लियर है, ठीक है, अंतर क्लियर है। एंड कैन रिवोक्ड एनी टाइम, कैन इस उद्घोषणा को कभी भी वापस लिया जा सकता है। बोलो क्लियर है, यह जो उद्घोषणा है इसे आपका जब मन करे तब आप उसे वापस ले सकते हैं, कहीं कोई समस्या इसको वापस लेने में नहीं है। ठीक है,
क्लियर। अब आपने पढ़ लिया कि आपात लगता किस ग्राउंड पे है, अनुमोदन कैसे होगा, ड्यूरेशन क्या होगा। अब हम चर्चा करेंगे इसके प्रभाव की, इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात के प्रभाव, वित्तीय आपात के प्रभाव। आइए चर्चा करते हैं कि क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, आइए 360(3) और 360(4) में बताया गया है कि इसका प्रभाव क्या क्या होगा। आर्टिकल 360(3) और 360(4) में बताया गया है कि क्या क्या होगा। अब समझ देखो, पहला है कि केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय औचित्य संबंधी क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है और जिसे पालन करना होगा। ठीक है। Union can instruct to states about their financial या रिगार्डिंग, हाँ, वित्तीय औचित्य, वित्तीय औचित्य कह सकते हैं, या कैनन्स, फाइनेंशियल कैनन्स, फाइनेंशियल रैशनैलिटी, वित्तीय औचित्य संबंधी दिशा निर्देश दे सकता है। तो केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य संबंधी, यानी जो पैसा खर्च कर रहे हो, क्या वो रेशनैलिटी से खर्च कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या रेशनैलिटी से खर्च करने के लिए क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। बोलो क्लियर है। वित्तीय, कमेंट करते रहना, ये सेशन पे कमेंट करते रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, परीक्षा बहुत सर पे है, तो बहुत ज्यादा आपसे बातचीत करके आपका समय खराब नहीं किया जाएगा। आप सीखिए, फटाफट आगे बढ़िए। बहुत छोटे छोटे वीडियोस में बना रहा हूं ताकि फटाफट सिलेबस कवर हो, आप फटाफट आगे बढ़ते रहें। ठीक है, बैठ के यहां इंतजार करने का जरूरत नहीं किसी चीज का। केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य संबंधी दिशा निर्देश दे सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है, पहला काम। ठीक है, केंद्र क्या करेगा, केंद्र राज्यों को वित्तीय औचित्य से जुड़ा हुआ दिशा निर्देश दे सकता है। बोलो क्लियर है। दूसरा क्या है कि केंद्र अगर चाहेगा तो केंद्र कह सकता है राज्यों को, या राज्य सरकार से वो अपेक्षा करता है कि राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में कटौती की जाए। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो यूनियन है वो सेंटर को ऐसा इंपैक्ट देगा, ऐसा ऑर्डर देगा कि जो सैलरी है और अलाउंसेस है उसमें रिडक्शन किया जाए। ठीक है, यूनियन कैन इंस्ट्रक्ट टू स्टेट for reducing, for
reducing salaries and allowances the union can instruct to state for reducing salaries and allowances to of their employees. केंद्र राज्य सरकार को उनके कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती के लिए आदेश दे सकता है। क्या कर सकता है? तो लिख लीजिए इस बात को लिख लीजिए। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनके कर्मचारियों के जैसे देखिए कोविड के समय टीएडीए में सरकार ने 2% की कटौती कर दी थी। कोविड के समय हमारा व्यय इतना बढ़ गया था कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने क्या किया था? टीए और डीए में कटौती कर दी थी। तो राज्य के पास ऐसा अधिकार है और जरूरी नहीं कि उसके लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी ही लगा हो। इसमें तो कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनके कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए, इसके लिए निर्देश दे सकता है। इसके लिए निर्देश दे सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? निर्देशित कर सकता है कि वेतन और भत्तों में क्या किया जाए? कटौती किया जाए। दूसरा क्या है कि राज्य के विधानमंडल से पारित होने वाले सभी धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए अनिवार्यतः आरक्षित किया जाए। यानी ऑल मनी बिल which passed from state assembly must be reserved for the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या किया जाए? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाए, ऐसा भी आदेश दिया जा सकता है। तो लिख लीजिए फटाफट इस बात को। लिखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक, कौन से विधेयक? मनी बिल। सभी धन विधेयक अनिवार्यतः राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाए, क्या किया जाए? अनिवार्यतः राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाए। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, वित्तीय आपात के दौरान केंद्र सरकार को राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी क्या की जाए, कटौती की जाए। तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट can instruct to the union that to the union government to reduce the salary and allowances of their employees। ठीक है, राष्ट्रपति केंद्र सरकार को यह निर्देश दे सकता है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, राष्ट्रपति केंद्र सरकार को यह निर्देश दे सकता है कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार को यह निर्देश दे सकता है कि सभी वर्ग के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में कटौती की जाए। क्या किया जाए? सभी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती किया जाए। ध्यान दीजिएगा कि इस समय वित्तीय आपातकाल के दौरान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वेतन और भत्तों में भी कटौती किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी सैलरी में रिडक्शन पॉसिबल है। ये था आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सभा समझ में आई होगी। एक बार 1 मिनट आपको मैं रिकॉल करा दूं तो ध्यान दीजिएगा वित्तीय आपातकाल क्यों लगता है। 1 मिनट में वित्तीय आपातकाल पढ़ लेते हैं। देखो यार, वित्तीय आपातकाल लगता है इसलिए कि वित्तीय आपातकाल के लगने की वजह है कि वित्तीय आपातकाल के 1 मिनट इधर देख लेते हैं हम लोग एक बार, कहां गए। हाँ, वित्तीय आपातकाल 1 मिनट में पढ़ते हैं। लगने की वजह, वित्तीय साख को संकट लगा सकता है भारत का राष्ट्रपति। लगाए जाने के 2 महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। अगर 2 महीने के भीतर लोकसभा बिना अनुमोदन के और राज्यसभा अनुमोदन कर दे और लोकसभा बिना अनुमोदन के भंग हो जाए तो नई लोकसभा के गठन का इंतजार करेंगे और नई लोकसभा के गठन के 1 महीने तक यह वैलिड रहेगा। एक बार संसदीय अनुमोदन के बाद इसे बार बार री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यह अनसर्टेन टाइम तक चलेगा और अनुमोदन में यहां पर साधारण बहुमत की आवश्यकता है, जबकि 352 और 356 में विशेष बहुमत की आवश्यकता थी। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कहा कि वित्तीय आपातकाल लगाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति का जो समाधान है, जो विनिश्चय है, वो अंतिम है नहीं। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने बदल दिया और कहा कि भारत के राष्ट्रपति का यह जो विनिश्चय है, यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन होगा।
इसके प्रभाव क्या क्या हैं? तो पहला, केंद्र सरकार राज्य के वित्त पर अपना अधिकार जमा लेता है, उसे निर्देश कर दे सकता है कि पैसा कहां खर्च करोगे, कितना खर्च करोगे और कैसे खर्च करोगे। सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को घटाने की बात कह सकता है, उसे निर्देश दे सकता है। और राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित समस्त धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। और लास्ट, भारत का राष्ट्रपति केंद्र सरकार को यह आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि सभी वर्ग के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और भत्ता घटाया जाए, इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो यही था, 1 से 1.5 मिनट आपने पढ़ लिया फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।